Hello students. Well, this is lecture 34, 35 and 36 part 1. In this lecture we will discuss about ODE, ordinary differential equation. So first of all, um we will have a basic look on uh, why we are going to study this ODE and why it is so necessary to do in engineering and how it is relevant. After that, we will discuss some methods in which Euler's methods, Euler's modified method, RK method. We will discuss about their formulas, and after that, we will do some examples. सबसे पहले हमें एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि बेसिकली जो फंडामेंटल लॉज हैं फिजिक्स के, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और थर्मोडायनामिक्स के, जो कि बेस करते हैं एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, जो बेसिकली डिफाइन करती हैं डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। अब अब जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपके जिस तरह फिजिकल सिस्टम्स हैं और जो आपके लॉज हैं, वो किसी न किसी जो है वो टेम्परेचर चेंजेस या उन पे बेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट आपके पास एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट लॉज हैं जो कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक दूसरे पे जब इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जब फॉर एग्जांपल कंटिन्यूटी लॉ ऑफ एनर्जी, मास, मोमेंटम और इस तरह के, तो ये सब आपको एक डिफरेंशियल रिजल्ट्स और डिफरेंशियल इक्वेशन रिजल्ट्स आपको देते हैं। इसी तरह से जब हम डिफरेंट लॉज, जिस तरह हमने बिल्कुल इनिशियली जब हम इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में देख रहे थे, तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो लॉज अवेलेबल हैं और उन लॉज को बेसिकली करना क्या है, उनकी किस तरह से जो है वो एक फिजिकल लॉ है, उसके ऊपर फिर क्या उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है और उसकी बेस पे फिर उसका सॉल्यूशन बनता है। जस्ट लाइक यू हैव मोस्ट कॉमन हमारे पास है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब वो बेसिकली क्या है, उसकी अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर लिखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, dv over dt is equal to f over m। अब अगर मैं ये देखूं कि ये तो उसकी होगी सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस। अब इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो वेलोसिटी है और फोर्स है और मास है। इसी तरह हमें पता है कि अब दो पोजीशन, एक तो टाइम क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता जा रहा है और उसी के साथ साथ पोजीशन यानी एक्स भी चेंज होता जा रहा है। इसी तरह आप जिस तरह आपके पास फेराडे लॉ है या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, अगर आप देखते हैं तो वो बहुत एक बेसिक सी आपके पास इक्वेशन है, यानी हम जिसको कहते हैं डेल वी। ये डेल वी रिप्रेजेंट कर रहे डेल्टा को टू एल डी आई ओवर डी टी, जो बेसिकली ये डिपिक्ट कर रहा है कि किस तरह जो है वो आप जब इंडक्टर जब चार्ज हो रहा होता है तो किस तरह क्या उसके अंदर करंट की सिचुएशन। इसी तरह वोल्टेज ड्रॉप डेल वी को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडक्टेंस सेल को, और करंट डेल आई को। सो इसी तरह जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो
फॉर एग्जांपल एक फिजिकल लॉ होता है। जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि F इज इक्वल टू एम ए, जो है ये बेसिकली क्या है, आपके पास एक फिजिकल लॉ है। और उस फिजिकल लॉ के बाद आप क्या करते हैं, जब हम ओडी की बात करते हैं तो उसकी आप क्या बनाते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, जो कि अगर मैं F इज इक्वल टू एम ए की बात करूं तो यहाँ पे आप बना सकते हैं dv ओवर dt इज इक्वल टू g माइनस c ओवर एम वी। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये वही इक्वेशन है जो हमने शुरू में एक एग्जांपल भी की थी पैराशूट वाली, ये उसी से रिलेटेड है। अब जब आप इसके ओडी, ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे उसकी बन गई है। अब इसके आगे मजीद क्या हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं, एक एनालिटिकल वे हो सकता है टू सॉल्व, और एक आपके पास एक न्यूमेरिकल वे हो सकता है सॉल्व। तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट जो है वो सिस्टम्स हैं, और जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो एक बेसिकली ओडी का मैंने आपको एग्जांपल दी, जो कि हम बिल्कुल अपने इनिशियल लेक्चर्स में जब हम इस कोर्स का इंट्रोडक्शन कर रहे थे उसके अंदर हमने ये देखा था कि कितना ज़रूरी है ये सब करना है। तो जो हमारा इस ओडी का जो फोकस होगा वो हमारे पास बेसिकली आर के मेथड, यानी जो बेस होगी वो आर के मेथड है। अ, अच्छा, आर के मेथड है, उसके बाद जो हमारे पास जो मैंने किया है वो है यूलर्स मेथड। अच्छा, जो फर्स्ट ऑर्डर आपके पास है उसको आप आर के मेथड बाय फर्स्ट ऑर्डर भी कह सकते हैं और उसको यूलर्स मेथड भी कहते हैं। उसके बाद फिर है जो मैंने यूलर्स यूलर्स मॉडिफाइड मॉडिफाइड मेथड, और इसके बाद आर के मेथड। अब ये जो यहाँ पे मैंने आर के मेथड, जो हम शायद इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बट ये बताना ज़रूरी है, जो आर के मेथड है वो मैंने किया फोर्थ ऑर्डर। अब फोर्थ ऑर्डर का ये है कि आपने, क्योंकि अब जो यूलर्स मॉडिफाइड है वो सेकंड ऑर्डर भी कहलाता है, तो अगर हम जब आर के मेथड करते हैं तो फोर्थ ऑर्डर कर लिया, तो थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। इसी तरह आर के मेथड में फिर आप हायर ऑर्डर में चले जाएं तो वो nth नंबर तक वो जा सकता है, तो उसको भी हम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह डिफरेंट और भी मेथड होते हैं, जब हम ओडी की बात करते हैं तो वो डेफिनेटली हम सब तो कवर नहीं कर सकते। जस्ट लाइक हमारे पास स्टिफनेस मल्टी स्टेप मेथड होता है, हमारे पास बाउंड्री वैल्यू एंड आइजन वैल्यूज जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसी तरह आपके पास डिफरेंट और मेथड्स भी होते हैं। तो ये जो है वो बेस्ट और जो मोस्ट फीजिबल है, तो वो हम ये मेथड करेंगे, और इनके साथ साथ हम इनके एग्जांपल्स भी करेंगे, ताकि हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए। तो अगर मैं अब इसको हम सबसे पहले तो ड्राइव कर लेते हैं, और ड्राइव के अंदर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डी वाई ओवर डी एक्स विद इनिशियल कंडीशन आपको एक दी गई है। अब the integral of the equation 1 is a curve in an xy plane. Here we can find success, successively y1, y2 and y3, where ym and where ym is the value at x is equal to xm और x नॉट प्लस एम एच। ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो हम लास्ट टाइम करते आए हैं अपने जो ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन रूल में भी। अब जो आपके पास m है वो क्या है, नंबर ऑफ आपके पास जो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, और जो h है वो बेसिकली क्या है, स्टेप साइज है।
In this method we use the property that in a small interval a curve is nearly a straight line, thus at x naught y naught we approximately the curve by a target at the point. अब यहाँ पे बेसिकली वही लाइन ऑफ इक्वेशन, लाइन ऑफ बेसिक जो आपके पास लाइन इक्वेशन है वो ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे कोई इस तरह से, ये मैं कहता हूँ मेरे पास एक कर्व है फॉर एग्जांपल, अब उसका आपने इतना छोटा सा पार्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें, ये पार्ट मैं कहता हूँ ले लेता हूँ, अब ये पार्ट जो है वो बेसिकली वो क्या डिपिक्ट कर रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन को। अब उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप क्या लगा सकते हैं, आप जो लाइन इक्वेशन है वो लगा सकते हैं, और इसी तरह यहाँ पे वो लाइन इक्वेशन इसके ऊपर लगाई गई है। अब वो लाइन इक्वेशन के बाद आपके पास ये यहाँ पे एक वैल्यू आई है, और यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ भी है कि आप ये देख सकते हैं आपके पास स्ट्रेट लाइन थी, आपके पास एक कर्व है, और उस कर्व के अंदर जो है वो मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट को देखा और उसको इतने स्मॉल पीस में उसको डिवाइड किया, यानी तोड़ा है कि वो उसका एक स्टेप साइज, यानी स्टेप साइज से यही मुराद है ना कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं वाई नॉट वाई वन, और जितना ये आपके ऊपर है, और आगे हम देखेंगे भी कि जो स्टेप साइज का बेसिकली उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है, कि स्टेप साइज अगर ज़्यादा हो तो आपकी जो फॉर एग्जांपल जो ट्रू वैल्यूज आती हैं उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर स्टेप साइज आपका कम हो तो फिर जो है वो इस पे जो है वो क्या फर्क पड़ता है। सो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन थी, और यहाँ पे आपको h जो है वो स्टेप साइज है, और उसी के जिस तरह जो अभी आपको इक्वेशन में बताया गया। तो इन जनरल हमारे पास ये इक्वेशन ड्राइव होती है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है, वाई एम प्लस वन, एम आपके पास, या कई जगह एन भी आप यूज कर सकते हैं, या कई जगह आई भी यूज हुआ है। तो इससे जो है वो आपको वो करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये वेरिएबल जो है वो आप तो कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे एम करें एन करें। इसी वजह से मैंने अपने क्वेश्चंस के अंदर भी मैंने डिफरेंट वेरिएबल्स कभी एम यूज किए, कभी एन किया है, कभी आई, क्योंकि रीजन ये होता है कि कभी आप कोई डिफरेंट वेरिएबल से देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये लगता है कि ये पता नहीं फार्मूला चेंज है या क्या है, ऐसी कोई बात नहीं होती। अब यहाँ पे आपके पास वाई एम प्लस वन है, इसका मतलब है कि जब आप वाई नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो जीरो प्लस वन, यहाँ पे वाई वन आ रहा होगा, फिर वाई नॉट यहाँ पे, फिर एच आपके पास क्या है, आपके पास वो स्टेप साइज है, और एफ क्या है, आपके पास वो फंक्शन है जो आपको गिवन है। तो ये जो आपको ऑरेंज लाइन शो कर रही थी ये एक स्ट्रेट लाइन थी, और ये ग्रीन आपको कर्व शो कर रहा है। और जो इस तरह आप ऊपर देखें कि आपको कंसिडरेशन में ये चीज़ बताई गई है कि किस तरह से अगर हम इनको स्मॉल साइज में इसको डिवाइड करें तो वो जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आपको शो करेगी। और फिर वही बात है कि स्ट्रेट लाइन शो करेगी और हम उसको एग्जैक्ट पॉइंट पे उसका जो है वो लाइन इक्वेशन लगा के, और ये जो भी हमारे पास इक्वेशन है वो लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी एग्जाम्पल है, इसके अंदर बिल्कुल अभी हम कोई एरर और इसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या हमें ये बात समझ में आती है या नहीं। एग्जाम्पल है सॉल्व डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई विद द बाउंड्री कंडीशन y इज इक्वल टू वन एट x इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये नोट कीजिएगा कि जो बाउंड्री कंडीशंस हैं ये बहुत ज़्यादा आपके पास क्या है, इम्पोर्टेंट है। रीज़न ये है कि इन्हीं बाउंड्री कंडीशंस पे, जिस तरह वहाँ पे आपको जब हम इंटीग्रेशन के लिए सॉल्व कर रहे थे तो हमें जो है वो इंटीग्रेशन की डिफरेंट लिमिट्स हमें दी गई थी, और हमें पता है कि लिमिट्स हमें मेंशन है, तो वो भी, तो यहाँ पे हमें अलग से इसकी जाहिर है कि ये बाउंड्री कंडीशन, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें बाउंड्री कंडीशन दी गई है।
अब बाउंड्री कंडीशन आपके y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0 है। नाउ आपसे ये कहा जाता है कि फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 0.1। अब यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि x जो है वो आपके पास क्या है 0.1। तो इसका मतलब है जिस तरह हम पहले फॉर्मूला इसका यूज करते थे b माइनस ए, तो ये आपके पास 0.1 क्या हो जाए b और 0 क्या हो जाएगा a, और स्टेप साइज हमने यहाँ पे 5 लिया हुआ है। तो ये आपके पास जो h है वो 0.02 यहाँ पे क्या हो गया, बन गया। अब अगर आप जो पिछला हमारा लेक्चर था उसको अगर रिकॉल भी करें, और ये देखें अगर कि एक्स नॉट पे क्या है आपके पास 0 है। सो यहाँ पे क्या किया है हमने, तो यहाँ पे 0 था, तो नेक्स्ट में h हमारे पास क्या था 0.02। तो x2 में क्या हुआ 0.02, 0.02 प्लस 0.002, ये किसके बराबर हो गया आपके पास 0.04 के। तो इसी तरह ये हम इसको आगे लेके चलते रहेंगे, और कहाँ तक चलेंगे, और हमने बेसिकली जाना कहाँ तक है 0.1 तक। क्यों? क्योंकि हमारी बाउंड्री यहाँ पे आपको कंडीशन क्या दी हुई है 0.1, तो इससे आगे आप नहीं जाएंगे। तो यहाँ तक ये जितने x0 से x5 तक, फॉर एग्जांपल ये 0.1 आपको यहाँ अचीव हो जाता तो हम यहाँ रुक जाते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूं कि जो मेरा स्टेप साइज है वो इसके ऊपर फर्क डाल रहा है, और आगे हम देखेंगे भी अगर स्टेप साइज मजीद हम कम या ज्यादा करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो ये हमने x0 x1 x2 x3 ये सब निकाल दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, f ऑफ x यानी एक्स वाई, हमारे पास क्या गिवन है x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर देखें जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या है, सॉल्व dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये इक्वेशन हम ऊपर ड्राइव कर चुके हैं। अगेन वहाँ पे m+1 था, तो हम इसको कोई भी वेरिएबल चाहे आप a b c कुछ भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस h xn प्लस yn। तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ कि n को आप जीरो करके देखिए, और n को जीरो अगर मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे उसको क्या कर दूंगा, जीरो करूंगा। तो इसका मतलब है कि ये 0+1 यहाँ पे आपके पास y1 हो जाएगा। इसी तरह ये y0 हो जाएगा प्लस h x0 प्लस y0। इसी तरह y0 आपके पास क्या है 1 1 प्लस, और h आपके पास क्या था 0.02। ये जो y0 है ये आपके पास ये यहाँ से आया 1। ठीक है, गिवन था आपके पास। और फिर इसी तरह आपके पास x0 0 प्लस 1 y0 आपके पास आपको पता है, तो y1 की आपके पास क्या वैल्यू आ गई 1.02। आफ्टर दैट पुट n इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h x x1 प्लस y1 इज इक्वल टू, अब आपके पास y1 की प्रीवियस वैल्यू क्या है ये, तो ये याद रखिएगा। अब आप कौन सी वैल्यू डालेंगे इसकी, ये वाली वैल्यू। ये वैल्यू आप कहाँ पे, यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल देंगे।
ठीक है। y1 प्लस एच x1 प्लस y1, तो ये आपके पास क्या हो गया, 1.02 प्लस 0.02 जो कि स्टेप साइज था। और x1 की अब ये वैल्यू आप कहाँ से लाएंगे, ये जहाँ पे आपने स्टार्ट में, क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने यहाँ पे निकाली थी 0.02। और y1 आपके पास क्या है, 1.02, जो कि आपको, जो आपका n इज इक्वल टू 0 था वहां से आपने फाइंड आउट किया था। तो अगेन y2 अब आपने क्या फाइंड कर लिया, 1.0408। तो इस तरह आपके पास y1 की भी वैल्यू आ गई और y2 की भी आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 2, यानी आपने n इज इक्वल टू 0 के लिए भी कर लिया और n इज इक्वल टू 1 के लिए भी कर लिया। और अब आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 के लिए करेंगे। अब जब आप 2 के लिए कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, y3 इज इक्वल टू y2 प्लस h और x2 प्लस y2। x2 आप बिल्कुल स्टार्ट में निकाल चुके हैं और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि y2 आप जो लास्ट में आपने वैल्यू रखी थी वो आप पुट ऑन करेंगे। और इसके बाद h आपके पास क्या है, स्टेप साइज है जो ऑलरेडी आप ऐड कर चुके हैं, x2 और y2 ऐड कर देंगे तो y3 आपके पास 1.0624 यहाँ पे आ गया। तो अगेन आप पुट n इज इक्वल टू 3, y4 की वैल्यू निकाल लेंगे जो आपके पास y3 प्लस h x3 प्लस y3 है। और यहाँ पे आप 1.0624 और 0.02 और इसी तरह x3 में और y3 में आप जो आपने प्रीवियस वैल्यू निकाली है वो आप ऐड ऑन कर लेंगे। अगेन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने, ज़ाहिर है कि जो लास्ट वैल्यू है वो अगर आपने उसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर दिया है तो अल्टीमेटली वो जो है वो इसको, जो आपके जो जितनी भी नेक्स्ट कैलकुलेशन हो रही होगी वो इसके ऊपर क्या हो रहा होगा, असरअंदाज हो रहा होगा। तो y4 की हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। इसी तरह फिर जब मैं n इज इक्वल टू 4 रखूँगा तो n इज इक्वल टू 4 रखते हुए यहाँ पे y5 इज इक्वल टू y4 प्लस h प्लस x4 और x4 और y4। तो y4 हमें पता है 1.0848 प्लस 0.02 और 0.08, क्योंकि x4 थी और y4 हमारे पास 1.0848 आ रहा है। तो इस तरह हमारे पास y5 की एक वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो अब जो जो हमारे पास क्यूरी थी क्वेश्चन की वो हमने सॉल्व कर ली कि हमारे पास एक्स नॉट जब हमारे पास ज़ीरो था तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या थी कि वाई नॉट में आपके वाई की एक वैल्यू दी हुई थी जो कि 1 थी। तो हमें जो रिमेनिंग फाइंड करनी थी वाई 1 की जो कि अननोन थी, इसी तरह वाई 2 की जो कि अननोन थी और वाई 3 की जो कि अननोन थी और इसी तरह वाई 4 की
जो कि आपके पास क्या थी, अननोन थी, और इसी तरह y5 की भी। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज थी ये हमने फाइंड आउट की हैं। और अभी जब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में जाएंगे तो तब हम एरर रेट की भी बात करेंगे कि वो हमने किस तरह से निकालना है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपने फार्मूला किस तरह पुट करना है और किस तरह से आप उसको आगे लेके चल सकते हैं। एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल है वो हम इसको अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था कि डी वाई और डी एक्स, वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स आपके पास with initial condition y is equal to 1 at x is equal to 0। अगेन यहाँ पे आपको x की एक वैल्यू दी हुई है और जो है 5 स्टेप्स आपको बताएं, यानी स्टेप साइज आपको क्या रखना है, 5। तो पॉइंट वन को 0.1 डिवाइड बाय 5, तो ये आपके पास 0.02 हो जाएगा। देन एक्स नॉट, अगेन जिस तरह हमने लास्ट टाइम लास्ट क्वेश्चन में किया था कि एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, एक्स वन हमारे पास 0 प्लस 0 2, फिर x2 की हमारे पास वैल्यू है, x3 की है, x4 और इसी तरह x5 की है हमारे पास। हमारे पास जो इक्वेशन है यूलर्स मेथड की वो है y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एच एफ एच, यानी स्टेप साइज, और जो फंक्शन आपको गिवन है हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले हम स्पेसिफिक ये जो फंक्शन है इसकी हम वैल्यू निकाल लें,
जो कि वाई नॉट माइनस एक्स नॉट और वाई नॉट प्लस एक्स नॉट, ये क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये वाई प्लस वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स। सो वाई वन माइनस ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, और यहाँ पे आपके पास जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो वन आ गई। इसी तरह जो आपके पास वाई वन है वो आपके पास वन प्लस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू, जो कि आपके पास स्टेप साइज था, और इसी तरह आपके पास वाई वन की एक वैल्यू यहाँ पे आ गई है। फिर इसी तरह आपने y2 की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, और y2 का मतलब आपको ज़ाहिर है कि इसके अंदर y1 की भी वैल्यू जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो 1.02 माइनस 0.02, तो आपके पास y1 की वैल्यू है और x1 की, तो ये 0.9615 आपको वैल्यू गिवन है जो आपके पास y2 की आपने निकाल ली। तो y2 की ज़ाहिर है कि आपने यहाँ से फंक्शन की वैल्यू निकाली, आप इसको पुट करेंगे तो y2 की वैल्यू। अगेन रिमेंबर कि अगर आप यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं तो वो थ्रू आउट आपके पूरे क्वेश्चन को इफेक्ट करेगी। इसी तरह जब आप y3 के लिए वैल्यू निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आप जो प्रीवियस y2 की निकाली है वो पुट करेंगे, और x2 की वैल्यू जो बिल्कुल आप शुरू में निकाल चुके हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी और आप y3 यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर इसी तरह जो नेक्स्ट है, जो आपके पास y3, जो आपके पास y4 की जब आपने वैल्यूज निकालनी है, तो अगेन जो y3 की जो आपने प्रीवियस उसमें फाइंड आउट की थी वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, और x3 जो आपने शुरू में वैल्यू निकाली थी, तो ये बाय मिस्टेक है, ये 0.06 है। इट्स टाइपिंग एरर। तो ये 0.06 है, तो जिस पे आपकी ये वैल्यू आ रही है। देन इसी तरह y4 की आपने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली है, और इसी तरह फिर आपके पास एक और वैल्यू आ गई जो कि y4 है, और फिर इसी तरह आपने इसी तरह फिर आगे y5 के लिए जो फाइंड करना है वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आपने इसको यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। अगेन आप इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये बिल्कुल दोनों बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स थी, ताकि एक आपको आइडिया हो कि किस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं ये वाले आपने सॉल्व करने हैं। और इसके बाद अभी जो हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेसिकली यूलर्स मेथड पे ही होगा, लेकिन उसके अंदर हम एरर रेट और एरर की वैल्यू भी निकालेंगे, और जिससे हमें फिर हम स्टेप साइज की भी बात करेंगे कि स्टेप साइज अगर कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे पास इसकी एक और मज़ीद जो इंटरप्रिटेशन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल एरर की बात भी करूं, तो
हम यहाँ पे हमेशा dy और dx करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे और वो हमारी बेसिक वैल्यू कहलाएगी ट्रू वैल्यू। और उस ट्रू वैल्यू में हम पुट करते हैं और हमारे पास एक जो हम एनालिटिकली जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आता है। फिर हम उस वैल्यू को जो हमने नीचे इस मेथड से निकाली है उसको इससे क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं और फिर हम अपना एरर रेट निकालते हैं। अगेन जो उसके अंदर स्टेप साइज है उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और स्पेशली कि हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि यूज मेथड यानी जो फर्स्ट ऑर्डर है उससे डिफरेंट आपके पास जो एरर रेट आ रहा है। फिर आप जब यूज मॉडिफाइड मेथड करेंगे, फिर जब आर के यानी फोर्थ ऑर्डर पे करेंगे, और इसी तरह फिर जितने हम ऑर्डर बढ़ाते रहेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो बाकी जो हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अपने सेकंड पार्ट के अंदर सॉल्व करते हैं।